Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, अब हमारा सुबह के 10 बज चुके हैं और एक नया लीगल सेशन में आप लोगों के आगे लेकर आ चुका हूं। तो आज के सेशन में आज हम सीखेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में कि आपने आर्टिकल नंबर 368 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, बट मैं आज के आपके सेशन के अंदर बहुत सारी नई चीजें क्लियर करूंगा आपके जुडिशरी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोसिक्यूटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लीगल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम जो एक बेसिक अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिगार्डिंग, जो मैं आपको सारी चीजें आज के सेशन के अंदर समझाऊंगा। तो प्लीज मिस आउट मत करिएगा, अपने नोट्स टाइमली बेस पे बनाइएगा। और नोट से याद आया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक बात आपको समझनी जरूरी है। आप लोग जब ये पूरे के पूरे सेशन को अटेंड कर लोगे, उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि सर आप जो है ना इसकी पीडीएफ हमारे को कहां पर प्रोवाइड कराओगे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला दिया है कि आप अगर मेरी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की ऐप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे पर्टिकुलर लीगल जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनको लिए जो है एक सॉल्यूशन है कि माई इंस्टीट्यूट ऐप आपको इंस्टॉल करना है अपने आईफोन के अंदर। जैसे ही ऐप इंस्टॉल कर लोगे, फिर आपसे ORG कोड मांगा जाएगा। तो वो ORG कोड है ZPOGS। जैसे ही आप कोड ये लगा दोगे, आपके आईफोन के अंदर भी मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, बिल्कुल सेम एंड्रॉइड जैसी। देन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात हम आज के सेशन की हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट शब्द से हमारे दिमाग में एक ही आर्टिकल आना चाहिए भाई, आर्टिकल नंबर 368। अब ये अमेंडमेंट का सीधा मतलब क्या होता है भैया? चेंज करना। किसी भी चीज को चेंज करने को हम बोलते हैं अमेंडमेंट कराई जा रही है। हम जो है पर्टिकुलर कानून के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती है। अब सबसे पहली बात, हमारा संविधान जो है एनफोर्स कब हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये हर किसी को पता है, बहुत बार मैंने चीज पढ़ाई हुई है। अगर आपने अदर मेरे लीगल सेशंस अटेंड करे हैं ना, सारी बातें आपको ये रटी हुई होंगी। दूसरी बात भाई, 1949 में भी कुछ आर्टिकल्स को एनफोर्स करा गया था और 1950 में पूरे के पूरे संविधान को एनफोर्स कर दिया गया था। और 1949 या 1950 से लेकर 2023 जो आज हम अपना देश में रह रहे हैं, देख रहे हैं, सेशंस के लिए तैयारी कर रहे, पढ़ रहे हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? 105 बार संविधान के अंदर खेल बदल करा गया है, संविधान के अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक कितनी बार अमेंड करा गया है? 105 बारी। ये दिमाग में अपनी चीज को क्लियर करिएगा, ठीक है? अरे वो जो एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का एक अमेंडमेंट करा गया था ना, 105 अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको पावर्स दी गई थी। तो ये हमारे को 105 में बताया गया था। बाकी हम डिटेल्स अभी पढ़ते रहेंगे। और अभी कॉमन सेंस की बात एक हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई अब एग्जाम्स के लिए क्या मुझे 105 की 105 अमेंडमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा? अपने एग्जाम्स की तैयारी में कर रहा हूं तो द आंसर इज नो। आपको केवल रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग ये चीजों को याद रखना है, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं। धीरे धीरे वीडियोस बनाते हुए लीगल जीके की मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। और आपसे एक मैं सजेशन मांगना चाहता हूं, क्या आप हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेस देखना चाहते हो अपना जुडिशरी के तैयारी करने के लिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए? आप लोगों का सजेशन जैसा भी होगा, जितने लोग एग्री होंगे उसके बेसिस पे यहां पर हम डिसाइड करेंगे अपनी टीम के साथ बैठ के कि भाई आप लोगों के लिए कैसा इनिशिएटिव लाया जाए। पूरे इंडिया के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसी क्लासेस आपको कहीं नहीं मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि जैसा आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। अब हम मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर आया था। सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही बनता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा कब आया था? 1951 के अंदर। अब इसके अंदर सबसे मुद्दे वाली बात हमारे को ना दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिमाग में आएगा 1951, तो दो बातें याद रखना, एक तो लैंड रिफॉर्म्स और एक अपना शेड्यूल नंबर 9 को इंसर्ट कर, मतलब शेड्यूल नंबर 9 को बनाया था। पहले कुछ नहीं था भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल ये शेड्यूल नंबर 9 कुछ भी नहीं था, तो इसी वजह से शेड्यूल नंबर 9 को बनाया गया था। अब ये शेड्यूल नंबर 9 का मतलब क्या है? शेड्यूल नंबर 9 का सीधा मतलब ये है कि भाई इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स सरकार इंसर्ट करेगी, जितने भी लॉज को सरकार इंसर्ट करेगी, तो वो शेड्यूल नंबर 9 के अंदर जो पॉइंट्स ऐड ऑन करे गए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से बचा लिया जाएगा। यहां पे कोर्ट की इतनी आसानी से इंटरवेंशन नहीं होगी। सारी की सारी जोर एंड जिम्मेदारी जो है सरकार के ऊपर आ जाएगी, जो भी सब्जेक्ट्स हमारे शेड्यूल नंबर 9 के अंदर आ जाएंगे। सीधे तौर पे अपना दिमाग आपको इसके ऊपर अपना फिक्स कर लेना है। अब लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अब आप बताओ ना, जब देश आजाद हुआ था हमारा, तो भाई हर किसी की जगह पे मारामारी हो रही थी कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। जमींदार भी कह रहे थे, जमींदार भी अपना कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज कर रहे थे, सरकार भी अपने इश्यूज क्रिएट कर रही थी कि नहीं 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 हम तुम्हारी जमीन को ले लेंगे वगैरह वगैरह। तो एक लैंड रिफॉर्म्स का एक अमेंडमेंट लाया गया था कि सरकार जो है ना यहाँ पे जमींदारों की जमीन ले लेगी, उसके बाद एक एडवोकेट जो है कंपनसेशन दिया जाएगा, एक रीजनेबल कंपनसेशन सरकार के द्वारा पे करा जाएगा। बट ये बात हुई थी, अब इसके बारे में मैं बताऊंगा। वैसे आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं ना, तो उसके में बताया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एम्पावर करा गया था, सरकार को एक पावर दी गई थी कि भाई सरकार जो है ना स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है सोशली एंड इकोनॉमिकली, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है ना उन सभी
लोगों के लिए। और इसके मद्देनजर रखते हुए हमारा जो आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज नंबर 4 को ऐड करा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। क्यों, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि एक केस भी आया था इसके रिगार्डिंग, चंपाकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे बच्चों एक जो है चंपाकम दोराई राजन थे ना, इनको जो है एडमिशन नहीं मिल रहा था भैया कि तुम तो दूसरी कास्ट के हो, तुम तो बैकवर्ड क्लास के हो, तुम तो ये हो वो हो, ठीक है, तो इस वजह से हम तुम्हारे को एडमिशन नहीं देंगे। तो यहाँ पर फिर ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे तो समानता के तौर पे हम ट्रीट करेंगे। इसी वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 आया अपना सोशली बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर मतलब प्रमोट करने के लिए। और आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 4 यहाँ पे ऐड ऑन करा गया कि अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा ना भाई कास्ट को लेकर तो ये वायलेशन होगा अपना फंडामेंटल राइट का। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक शेड्यूल नंबर 9 को डाला और लैंड रिफॉर्म नाम के जो एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कर दिया इन्होंने शेड्यूल नंबर 9 में डाल दिया गया, जिससे कि जुडिशियल रिव्यू से इसको प्रोटेक्शन मिल पाए कि हर कोई व्यक्ति जो है कानून कोर्ट में ना जा सके पर्टिकुलर सरकार के बनाए हुए रूल्स को चैलेंज करके वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए। देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया था। ठीक है, चलिए लैंड रिफॉर्म्स थोड़े बहुत और लॉज डाल लेते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिमाग में रखना लैंड रिफॉर्म्स एंड शेड्यूल नंबर 9 एंड यहाँ पे आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 क्लियर हो गया। चलिए फिर दूसरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमें दिमाग में अपने सेट रखनी है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ईयर बहुत जरूरी है, याद रखना, ईयर नहीं भूलना भाई, ईयर भूल गए तो सबको तुम जो है जीरो डिक्लेयर हो जाओगे। ठीक है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 मेरे साथ में रिपीट करते रहा करो। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1956 के अंदर आया था। क्या कहानी थी इसके अंदर भाई? देखो आप लोगों को पता होगा अभी करंटली हमारे इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग वीडियो जिन लोगों को पता है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर अभी के भी बता दो कि कितने हमारे भारत के अंदर जो है स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी के अभी मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ या फिर गूगल पे सर्च करके मेरे को बताओ, आई डोंट केयर। मेरे को आप लोगों से ये जवाब जानने बहुत जरूरी है ताकि आप अगर खुद सर्च करोगे ना क्लियर करने के लिए दिमाग में क्लियर रहेगा। तो मैं तो बताऊंगा नहीं, आप याद रखना। और यहां पे क्या हुआ था फिर, स्टेट्स तो अभी हैं लेकिन अगर हमारा जब देश आजाद हुआ था या देश आजाद होने से पहले क्या वहां पे स्टेट्स हुआ करती थी? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, बेंगलोर वगैरह वगैरह। ठीक है, अपना दिल्ली तो यूटी आ गया ना, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो क्या पहले ऐसे हुआ करते थे? नहीं भाई, ब्रिटिशर्स से पहले भी अपना राजा महाराजा का जब टाइम पीरियड होता था कि भाई वहां पे जो है जिस राजा ने दूसरे राज्य को जीत लिया वो उसका हो जाता था। तो यहाँ पे कोई एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं। और जब देश आजाद हुआ था तब भी ऐसा कुछ नहीं था। तब क्या हुआ था ना, सरकार ने ना एक प्रोविंस बना दी थी। प्रोविंस के बनाकर डिवाइड कर दिया था कि भाई ये प्रोविंस नंबर ए है, ये प्रोविंस नंबर बी है, ये प्रोविंस नंबर सी है, ये प्रोविंस नंबर डी है। तो 4 भागों में अपने इंडिया को बांट दिया था कैटेगरी वाइज कि प्रोविंस ए में ये एरिया आएंगे, बी में ये आएंगे, सी में ये एरिया आएंगे, डी में ये एरिया आते थे। फिर इसके बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होने लगा था, कंफ्यूजन होने लगी थी, इसीलिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 को लाया गया और ये प्रोविंस ए बी सी डी के सिस्टम को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। भाई ये कंफ्यूजन वाले सिस्टम को खत्म ही करा जाए। यहां पे मैंने लिखा हुआ भी ना, एबॉलिश कर दिया प्रोविंस ए बी सी डी को। और 14 नई स्टेट्स, मतलब नई क्या, 14 बिल्कुल नई स्टेट्स यूनियन वाइज यूनियन तरीके से बनाई गई कि अब भारत के अंदर ये 14 राज्य होंगे। बात खत्म हो जाती है। अब तो हमारे जो है कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है आपसे पूछा मैंने, मैं अभी मुंह से बोलने वाला था बट मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम उस टाइम पे 1956 के अंदर हमारी 14 स्टेट्स को बनाकर रेडी कर दिया था और पूरे पार्ट्स को एरिया अपने इंडिया को बांट दिया था कि भाई ऐसे ऐसे हम बांट रहे हैं, ये 14 स्टेट्स हमारी इंडिया की रहेंगी। दैट्स इट। अब फिर इसके बाद जो हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 का, ये याद रखने वाला जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि भाई देखो पार्लियामेंट के पास यहां पे पावर आ गई थी। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर अमेंडमेंट करने के बाद यहां पे पार्लियामेंट के पास एक पावर दे दी गई थी कि भाई देखो कि हमारे भारत का कोई भी कोना होगा, वो भारत का नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट होगा, कोई भी एरिया होगा, कोई भी आर्टिकल होगा, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, इंक्लूडिंग यहां पे लिखा हुआ भी मैंने, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, कोई भी चीज होगी ना उसको सरकार का मन कर रहा है तो वो चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। आर्टिकल नंबर 368 के अंदर कुछ खेल बदल करना है, कर सकती है। आर्टिकल नंबर 13 के अंदर कुछ खेल बदल करना है, कर सकती है। आर्टिकल नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो पहले तो ऐसे तो पूरा संविधान ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बोलो सारी चीजें इंपॉर्टेंट वहां पे नजर आती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्टिकल नंबर 368 एंड आर्टिकल नंबर 13 जो है इसको खेल बदल यहाँ पे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 आने के बाद में करना चालू हो गया था और सरकार को एक पावर मान्यता दे दी गई थी ऑफिशियल रूप से, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आया अपना 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1971 का था, ये याद रखने के लिए इजी है। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि भाई यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था। अब सरकार के पास पावर आ गई थी, भाई हम तो लॉ बनाएंगे, हम तो कुछ भी करेंगे भाई, हम तो फंडामेंटल राइट को वो करेंगे, चेंज करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस केस के अंदर जो है यहाँ पे सरकार कानून लॉ बनाती थी और हमारे संविधान भी कहता था कि सरकार जो अपना लॉ बना सकती है। ठीक है, अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वेलफेयर स्टेट के लिए, यहाँ लिखा हुआ भी मैंने, वेलफेयर स्टेट के लिए सरकार जो है अपना
लॉ लाती थी, एक सेकंड, हाँ, सरकार जो अपना लॉ लाती थी वेलफेयर स्टेट के लिए, कि लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए, लोगों को प्रमोट करने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए वगैरह वगैरह। इतनी सी बात यहाँ पे कहानी चालू हुई थी। लेकिन जैसी सरकार कोई कानून लाती थी ना, तो ये जो है कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी होता था। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कानून लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, अगर वो फंडामेंटल राइट से वायलेट होता है तो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, सारे उस कानून को बिल्कुल ही बिल्कुल वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। बात खत्म जाती है कि सरकार को अगर कोई कानून लाना है ना भाई, लाओ, वेलफेयर स्टेट के लिए लाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ये बात क्लियर हो जाती है। तो लोगों ने चैलेंज करना चालू कर देते थे। जैसी सरकार लॉ लेकर आती थी, कानून लेकर आती थी, डीपीएसपी के अकॉर्डेंस में, वेलफेयर स्टेट के अकॉर्डेंस में, लोग क्या कर देते थे, उस कानून को चैलेंज कर देते थे फंडामेंटल राइट्स के तौर पे। तो उस अमेंडमेंट को जो है फिर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता था। ठीक है, कि भाई वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करा है, नहीं भैया नहीं, इसका कानून को जो है वॉइड डिक्लेयर करा जाए। इतनी सी बात यहाँ पे कहानी होती थी। अब आगे कहानी को सुनने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। ऐसा इतने अमाउंट में आपको कोई भी ये चीजें प्रोवाइड नहीं कराएगा, मैं आपको गारंटी कहता हूं। तो 4000 लीगल ड्राफ्ट, याद रखिएगा, 4000 लीगल ड्राफ्ट। आप हिंदी की बात करो या इंग्लिश की बात करो, हिंदी में भी लीगल ड्राफ्ट आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, इंग्लिश के अंदर भी मैं आपको लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। 100% एक्यूरेट है, याद रखना, एक भी मिस्टेक आपको नहीं देखने को मिलेगी। 100% एडिटेबल है वर्ड फॉर्मेट के अंदर, कि आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, स्मॉल कॉजेस कोर्ट में, कहीं पे भी आपको कोई भी ड्राफ्ट अपना लगाना है ना, यहां पर इस पर्टिकुलर जो मैंने पोर्टल जारी करा है, सब कुछ मिलेगा। इंडिया के अंदर जो भी कोई ड्राफ्ट बचता होगा ना, वो सारी की सारी इसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी, कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों के एक तो ड्राफ्ट डाले हुए हैं, कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स एंड जीएसटी के ड्राफ्ट, और कॉर्पोरेट बिजनेस एंड एचआर लीगल फॉर्मेट्स के ड्राफ्ट, सारे A to Z मैंने आपके लिए ड्राफ्ट बनाकर एक जिप फाइल, मैंने जो है ना जिप फाइल अपलोड करी है। जिप फाइल का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर ना, भाई देखो 4000 डॉक्यूमेंट हैं। अब 4000 डॉक्यूमेंट में अगर मैं आपको प्रोवाइड कराने लग गया, आप खुद परेशान हो जाओगे। एक फोल्डर के अंदर एक फाइल, एक फोल्डर के अंदर एक फाइल, एक फोल्डर के अंदर एक फाइल, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका सीधा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को क्या दिया, एक जिप फाइल बना दी। अब जिप फाइल के अंदर क्या है, एक ही फोल्डर में सारे के सारे दुनिया संसार के लीगल ड्राफ्ट का एक अलग फोल्डर, अलग जिप फाइल बना दी, इनकम टैक्स के लिए एक अलग फाइल जिप फाइल बना दी, कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए एक अलग जिप फाइल बना दी, एचआर के लिए अलग जिप फाइल बना दी। तो यहां पर आपको एक अपना एक्सट्रैक्टर डाउनलोड करना पड़ता है अपने मोबाइल के अंदर। जिप फाइल का एक्सट्रैक्ट सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन आती है, वो डाउनलोड कर लेना। तो जैसे आप लोग मेरा ये बैच खरीद लोगे 500 रुपए का, केवल 499 का, ठीक है, तो ये खरीद लोगे, उसके बाद आपको जिप फाइल अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लोगे। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद सॉफ्टवेयर खोलोगे, जिप फाइल को सॉफ्टवेयर में डाल देना, सारे ड्राफ्ट खुल जाएंगे। सीधा सा काम है बस, ठीक है, याद रखेगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी आएगी तो आप एप्लीकेशन के अंदर मुझे मैसेज कर देना, मेरी टीम जो है आपसे मैसेज करके आपको और बेसिक चीजें गूगल डॉक्यूमेंट दे देगी, और आपका गूगल ड्राइव का लिंक दे देगी, सब कुछ दे देगी अगर आपको चाहिए होगा तो, कि अगर आपसे जिप फाइल में नहीं खुल रहा होगा तो, ठीक है। तो कोड के सारे ड्राफ्ट मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, याद रखना, 100% एक्यूरेट एंड एडिटेबल। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है ना ऐड कर दिया था अपना आर्टिकल नंबर 31C, ये अपना 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तौर पे। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तौर पे। तो जब वेलफेयर ऑफ द स्टेट वायलेशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स का, तो डीपीएसपी के जो भी कानून लाती थी सरकार कंधे पे बंदूक रख के, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर रहा था। तो यहाँ पे जो है एक सरकार क्या करा, सरकार ने अपना दिमाग क्या लगाया, आर्टिकल नंबर 31C को ऐड कर दिया। अब इसके ऐड करने से क्या हुआ कि अगर आर्टिकल नंबर 39 जो हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल है, इसके अंदर ना पहले एक बी क्लॉज होता था और एक सी क्लॉज होता था। तो ये बोल दिया कि अगर सरकार जो है कोई भी लॉ अपना लेकर आ रही है, अगर कोई भी सरकार अपना लॉ लेकर आ रही है आर्टिकल नंबर 39 के बी की मदद से और आर्टिकल नंबर 39C की मदद से, कोई भी सरकार अगर वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए डीपीएसपी के तौर पर अपना कानून लेकर आ रही है, तो किसी के पास कोई भी पावर नहीं है उस कानून को चैलेंज करके वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। भले ही फंडामेंटल राइट से वॉयलेट क्यों ना हो रहा हो, भले ही कोई परेशानी किसी व्यक्ति को क्यों ना हो रही हो, उस व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है कि उस पर्टिकुलर सरकार के बनाए हुए कानून को आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज बी क्लॉज सी की मदद से चैलेंज करने के कोई भी प्रोविजन यहाँ पे सारे डिलीट कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर स्टेट्स दैट आर्टिकल नंबर 39B(C) डीपीएसपी, इफ गवर्नमेंट मेक एनी लॉ दैट विल नॉट चैलेंज एज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, कि भाई सारे के सारे इन्होंने परेशानी खत्म कर दी। जो लोग परेशानी क्रिएट करते थे, सरकार कानून लेकर आ रही है, लोग चैलेंज करके उसको डिक्लेयर करा रहे थे। तो यहाँ पे एक सरकार ने ही अपना दिमाग लगाया कि भैया संविधान के अंदर ही हम चेंज कर रहे हैं, बेटा हम तो कानून तो लाएंगे, अब तुम चैलेंज नहीं कर सकते, बात खत्म। अब इसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा हमारा एक चीज आप याद रखेगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एक आई, 25 के बाद 26 ही पढ़ेंगे अब, बट उससे पहले एक चीज आप दिमाग में अपना सेट कर लेना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 1976 के अंदर, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसकी एक डार्केस्ट साइड इंपैक्ट भी है और एक ब्राइटेस्ट इंपैक्ट भी है। डार्केस्ट इंपैक्ट मैंने एक अपने केस के अंदर बताया था, इन रे केशव सिंह का एक केस था ना, इसके अंदर मैंने आपको बताया था
मुद्दे की बात मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं क्रैक्स के अंदर। यहां पे क्या हुआ था कि एक थे राज नारायण, इन्होंने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इंदिरा गांधी जी का जो है इलेक्शन चैलेंज करा था कि जज साहब यहां पे इंदिरा गांधी जी ने जो इलेक्शन अपना जीता है ना, वो बहुत सारे कानून का वायलेशन करते हुए जीता है, संविधान के कानूनों का प्रोविजंस का वायलेशन करते हुए जीता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड है। तो अब इस केस में जैसे ये बात कंप्लीट हुई, उतनी देर में इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया, पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। बहुत सारी अमेंडमेंट्स लेकर आई गई और यहां पे जो है आर्टिकल नंबर 368 के अंदर खेल बदल करा गया, आर्टिकल नंबर 13 के अंदर खेल बदल करा गया, सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी की जो अपना इलेक्शन जो वॉइड डिक्लेयर करा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, उसको खत्म कर दिया गया। ये बोलकर कि भाई कोई भी पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, तो उसको कोई भी व्यक्ति कोई भी ग्राउंड के ऊपर चैलेंज नहीं करेगा, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 4 को ये ऐड ऑन कर दिया गया। फिर आर्टिकल नंबर 368 के अंदर वर्ड्स इंसर्ट कर दिए गए कि जो है भाई वो सरकार है, कोर्ट वोट कुछ नहीं है, जनता बनता कुछ नहीं है, फंडामेंटल राइट कुछ नहीं है। सीधे तौर पे आप यही समझ लीजिए, ठीक है। ये था हमारा डार्केस्ट इंपैक्ट। इसी वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स यहां पे लाए गए थे। इसी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी बोला जाता है कि यहां पर जो है अपनी पोस्ट को बचाने के लिए इतनी सारी पूरी के पूरे अमेंडमेंट्स करे गए। रीजन और बताऊं कि अगर कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर रहे हो तो ध्यान रखना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 368 के अंदर आप अमेंडमेंट तो कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा खेल बदल नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 बैठा हुआ है कि जैसे अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल नंबर 13 के तौर पे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा कि भाई चलो ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 को अमेंड कर देते हैं हम। आर्टिकल नंबर 13 को अमेंड कर दिया उन्होंने, तो 13 को अमेंड करा तो आर्टिकल 368 को भी अमेंड करा। ऐसी बहुत सारे इंपैक्ट है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स करे गए थे। इसी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बट उनमें सारी बातों की एक बात, हमारे एग्जाम में ब्राइट इंपैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। डार्क इंपैक्ट नहीं पूछते भाई, गलत सलत थोड़ी ना बातें पूछेंगे, ठीक है। ब्राइट इंपैक्ट सबसे पूछा जाता है। ब्राइट इंपैक्ट के लिए आपको 3 बातें दिमाग में बिल्कुल सेट करनी है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा 1976 के अंदर आया था। सबसे पहला काम उन्होंने प्रीएम्बल को अमेंड करा था, सोशलिज्म और सोशलिस्ट एंड अपना इंटीग्रिटी। तो सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म सेकुलर आएगा यहाँ पे, ठीक है। सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तो ये 3 शब्दों को अपना इंसर्ट कर दिया गया था प्रीएम्बल के अंदर जो है अपना अमेंड करने के बाद में। तो सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्दों को ऐड ऑन करेगा। इनको ना सीक्वेंस में याद रखना दिमाग में, ये चीज मैं आपको जानबूझ के बार बार यही सीक्वेंस में बोल रहा था। सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्दों को ऐड कर दिया गया था। सेकंड काम क्या करा था इन्होंने, अमेंडमेंट करी थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर। आर्टिकल नंबर 39A को इंसर्ट कर दिया गया था फ्री लीगल एड लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए। और आर्टिकल नंबर 48A इंसर्ट कर दिया गया था कि जो इन्वायरमेंट है ना भाई, उसको प्रोटेक्ट कैसे करा जाए, उसको सेफ गार्ड कैसे करा जाए, उसको हरियाली ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई कैसे जाए, इन्वायरमेंट को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना पाए। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे, लोगों के द्वारा जो है चीजें खरीदी जा रही थी, एसी हो गए और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स, तो उससे पॉल्यूशन भी बढ़ना चालू हो गया था। इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल नंबर 48A को इंसर्ट करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। और थर्ड अमेंडमेंट हमारा ट्रिब्यूनल के अंदर कराया गया था, आर्टिकल नंबर 323A इंसर्ट करा गया था। आर्टिकल नंबर 323A एंड 323B को इंसर्ट करा गया था। फाइनल हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर ये अमेंडमेंट आया था। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया था कि भाई जो हमारे वो था ना किंगशिप रूल, एक तरीके से मान लीजिए प्रिवी पर्सेस के नाम से इसको जाना जाता है, इनको अलग प्रिविलेजेस मिली जाती थी कि भाई अगर आप ये राजा महाराजा का अगर आपके पास शासन है, आप उनके पूर्वज हो, आप उनके पोते हो या उनके घर के बिलोंग करते हो, तो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती थी प्रिंसली स्टेट्स के तौर पे। तो सारी चीजों को खत्म कर दिया गया कि भारत में अब ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल एक तौर पे समानताएं सभी लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी एज पर 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर ये सोच लाई गई थी। और इसीलिए यहां पे प्रीवी पर्सेस को और जो भी इनको प्रिविलेजेस दी जाती थी फॉर्मर रूलर्स को, प्रिंसली स्टेट्स के, ये सारी चीजों को एबॉलिश कर दिया था। दैट्स इट। तो आज के सेशन के अंदर आपको जो चीजें मैंने बताई हैं समझ में आई हैं, और जो एक ये सोशलिस्ट वगैरह था ना, ये सेकुलर करना है, तो ये चेंज कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारी चीज आपको समझ में आई है और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछे थे उसको जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के, तब बाय बाय, ठीक है।